Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 25th lecture in the lecture series of Geomorphology. And guys, as you know that we have started a sub-lecture series on landforms in which we are discussing about each and every landform in detail. We have already talked about the first order and the second order landforms in detail. And now we are going to talk about the third order landforms, which basically include fluvial, aeolian and the glacial landforms. And in this, we will be talking about the erosional and the depositional landforms of wind, river and the glacier. And in this video, we are going to talk about the basics of the fluvial landforms and about the river system. But before starting this lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. Guys, what is the difference between the structural plains and the submerged coastal plains? How the coastal plains are formed? Give one example each of the plain below the sea level, above the sea level and at the sea level. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So let's talk about the fluvial landforms. तो गाइज जो लैंडफॉर्म्स हमारे एक्शन ऑफ द रिवर के कारण बनते हैं उन्हें बोला जाता है फ्लूवियल लैंडफॉर्म। एंड मैंने आपको बताया था कि थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म में तीन तरह के लैंडफॉर्म्स आते हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म जो कि रिवर एक्शन के कारण बनते हैं, एओलियन लैंडफॉर्म विंड एक्शन के कारण बनते हैं, जबकि ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर एक्शन के कारण बनते हैं। तो गाइज हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में आते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस जो बनते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। एंड एंडोजेनिक फोर्सेस में आती हैं कंप्रेशनल एंड द टेंशनल फोर्सेस विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। उसके बाद हमने देखा सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के बारे में जो कि बेसिकली बनते हैं एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। तो गाइज इसकी एग्जांपल थी माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड द प्लेन्स। एंड जो हमारे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं ये बनते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो कि होती हैं फोर्सेस बिकॉज ऑफ द विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर। तो अगर एक्शन ऑफ द रिवर के कारण लैंडफॉर्म बनेगा तो उसे बोला जाएगा फ्लूवियल लैंडफॉर्म। गाइस कुछ भी समझने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है उसे हेड ऑफ द रिवर बोला जाता है, जबकि जहां पर उसका एंड पॉइंट होता है वो सी या फिर ओशन में जाकर मिल जाती है उसे बोला जाता है माउथ ऑफ द रिवर। एंड गाइज आपको पता है जब भी कोई चीज ओरिजिनेट होती है तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्पीड भी ज्यादा होगी एंड विद टाइम क्या होगा, उसकी एनर्जी और स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है हमारे रिवर वाटर के साथ। तो गाइज जैसे कि हमारी रिवर हेड से ओरिजिनेट होती है उस टाइम उसकी एनर्जी, उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है रिवर अपने बैंक्स से कुछ सेडिमेंट्स, कुछ पेबल्स को अपने साथ फ्लो करवाना शुरू कर देती है। लेकिन विद टाइम जैसे ही वो माउथ ऑफ द रिवर तक पहुंचती है तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो होता क्या है कि जो रिवर वाटर है वो उस सेडिमेंट्स को अपने साथ कैरी आउट नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से गाइस उनकी वहां पर डिपोजिशन हो जाती है। एंड गाइस होगा क्या कि जहां से ये सेडिमेंट्स उठाए गए थे वहां पर इरोशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाती है एंड जहां पर ये सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे, डिपोजिशन होगी, वहां पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे। तो गाइस जैसे कि जो ये इरोजन है, डिपोजिशन है, ये हमारे एक्शन ऑफ द रिवर के कारण हो रही है, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो गाइस हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म बाय द रिवर एंड द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय द रिवर को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी बात करते हैं कुछ स्टडीज के बारे में। तो गाइस हमें पता है कि इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि किसी इकोसिस्टम के सिर्फ एक कंपोनेंट की स्टडी को क्या बोलेंगे तो उसे बोला जाता है ऑट इकोलॉजी। लेकिन अगर एक ज्योग्राफिकल एरिया के पूरे इकोसिस्टम की स्टडी करनी हो तो उसे सिन इकोलॉजी का नाम
दे दिया जाता है। तो गाइज अगर आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज अभी बात करते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है लिम्नोलॉजी। तो गाइज हमारा फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कोई ऐसी रिवर है जिसकी बहुत ही ज़्यादा जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हमारी गंगा रिवर, उसका क्या है कि जो वहाँ पर प्लेन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, क्रॉपलैंड्स हैं। तो अगर किसी की बहुत ही ज़्यादा जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है किसी भी रिवर की, उसकी वजह से कुछ अच्छे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, तो उसे बोला जाता है पेटोमोलॉजी। ठीक है गाइस, उसके बाद अभी बात करते हैं डीन्यूडेशन के बारे में। गाइस डीन्यूडेशन का मतलब होता है एक जगह से सेडिमेंट्स उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। एंड ये होता क्यों है? क्योंकि जो हमारी विंड होती है, रिवर होती है, ग्लेशियर होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। तो वो जैसे ही किसी जगह से पास आउट होती है तो वो कुछ सेडिमेंट्स को अपने साथ कैरी आउट करती हैं, लेकिन जहां पर जाकर इनकी स्पीड, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, वहां पर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती हैं। तो वहां पर बन जाते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। एंड जो ये फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड, रिवर एंड द ग्लेशियर, इन्हें बोला जाता है एजेंट ऑफ डीन्यूडेशन। एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीन्यूडेशन। तो गाइस ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा बल्की होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ही ये टॉप ऑफ द माउंटेन से फुट हिल ऑफ द माउंटेन पर आता है तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा? टॉप ऑफ द माउंटेन पर इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे एंड फुट हिल पर बनेंगे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। एंड जैसे कि ये बने हुए हैं ग्लेशियर एक्शन के कारण, तो इन्हें ग्लेशियर लैंडफॉर्म का नाम दे दिया जाएगा। अगर हम लोग अभी बात करें फ्लूवियल लैंडफॉर्म की, तो ये होगी रिवर एक्शन के कारण। हेड ऑफ द रिवर पर इरोजनल लैंडफॉर्म एंड माउथ ऑफ द रिवर पर बनेंगे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। उसके बाद गाइज अगर बात करें एओलियन लैंडफॉर्म्स की, तो ये बनते हैं एक्शन ऑफ द विंड के कारण। तो गाइज आपको पता है कि डेजर्ट एरियाज में बहुत ही ज़्यादा विंड्स चलती हैं, वहाँ के सेडिमेंट्स बहुत लूज होते हैं, तो वो विंड के साथ ब्लो करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। एंड ऐसे ही वहाँ पर इरोजनल एंड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है, जिन्हें एओलियन लैंडफॉर्म का नाम दे दिया जाता है। तो गाइज अभी बात करते हैं फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। फ्लूवियल मतलब एक्शन ऑफ द रिवर के कारण, इरोजनल का मतलब वहां से सेडिमेंट्स वियर ऑफ हो रहे हैं, मतलब वहां पर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स हो रही है एंड हमारी रिवर वहां से सेडिमेंट्स को कैरी आउट करवाकर लेकर आ रही है। तो वहां पर क्या बनेंगे? फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म। तो इसमें गाइस क्या क्या आते हैं? हमारे कैटरैक्ट आते हैं, ग्योर्जेस आते हैं, वी शेप्ड वैलीज आती हैं, आई शेप्ड वैलीज आती हैं, प्लंज पूल्स आते हैं एंड इवन गाइस यहाँ पर वाटरफॉल्स भी आ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं एंड इवन यहाँ पर स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं। तो गाइस इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखते हैं फ्लूवियल डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। अभी क्या हुआ? हेड ऑफ द रिवर पर पानी की वेलोसिटी, स्पीड, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी, तो उसने वहां से सेडिमेंट्स को कैरी आउट किया एंड माउथ ऑफ द रिवर तक आते आते उसकी एनर्जी इतनी कम हो गई कि अभी वो सेडिमेंट्स को और ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। तो इन सेडिमेंट्स की वहां पर जाकर डेपोजिशन हो जाएगी एंड वहां पर फ्लूवियल डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें गाइस क्या क्या आते हैं? फ्लड प्लेन्स आते हैं, ऑक्सबो लेक्स आती हैं, एल्यूवियल कोन्स, प्लेन्स एंड नेचुरल लेवीज आती हैं। उसके बाद भी गाइस बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स आते हैं और इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज ऐसे हेड से रिवर निकलती है एंड वो जब सी एंड ओशियन के साथ मिलती है तो उस पॉइंट को बोला जाता है माउथ ऑफ द रिवर। तो अभी गाइज बात करते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। तो गाइज मैंने आपको पहला पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है कि जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है उसे हेड बोला जाता है एंड जहाँ पर वो ख़त्म होती है उसे माउथ बोलते हैं।
तो गाइज जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है वो बेसिकली होती है माउंटेन से, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है, इसलिए जो हेड पर होती है वो स्लोप बहुत ही ज़्यादा स्टीप होती है, लेकिन माउथ पर उतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि एनर्जी ऑफ द रिवर इज़ मोर एट द हेड एज कम्पेयर टू द माउथ, क्योंकि बेसिकली जहाँ से ओरिजिनेट होगी वहाँ पर एनर्जी होनी तो बनती है, एंड वहाँ पर क्या होगा, हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होगी, जबकि गाइस जो हमारा माउथ ऑफ द रिवर होगा वहाँ पर डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो गाइस जहाँ से रिवर ओरिजिनेट करेगी वहाँ पर पानी बहुत ही साफ होता है, इसलिए क्या होगा, उसका बेस बहुत ही ज़्यादा साफ होगा। लेकिन माउथ तक आते आते गाइस क्या होगा कि उसमें बहुत ही ज़्यादा सेडिमेंट्स आ चुके होंगे, उनकी डेपोजिशन हो चुकी होगी, इसकी वजह से गाइस माउथ पर वहाँ का बेस ज़्यादा क्लियर नहीं रह पाएगा। तो जैसे कि गाइस स्पीड बहुत ज़्यादा है तो सेडिमेंट्स कहाँ से इकट्ठे होते हैं, हेड ऑफ द रिवर से। इसका मतलब इरोजिविटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, हेड ऑफ द रिवर पर एज कंपेयर टू द माउथ ऑफ द रिवर। तो गाइज उसके बाद अगर बात करें डेपोजिशन कैपेसिटी कहाँ पर होगी, माउथ ऑफ द रिवर पर, क्योंकि इरोजन हमारी हेड ऑफ द रिवर पर हो रही है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइज अभी वॉल्यूम ऑफ द वाटर कहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, हेड पर या फिर माउथ पर। गाइज जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो माउथ पर होता है ज़्यादा, क्योंकि गाइस होता क्या है कि ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द रिवर कुछ वाटर ट्रिब्यूटरीज हमारी मेन रिवर में आकर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हमारी रिवर चलती है उसके माउथ के तरफ। तो अगर गाइस हम लोग बात करें अभी पॉल्यूशन की, तो गाइस क्या होगा, विद टाइम उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स, टॉक्सिक एसिड्स वगैरह मिल जाएंगे, तो पोल्यूशन कहाँ पर होगा ज़्यादा, माउथ ऑफ द रिवर पर एज कंपेयर टू द हेड, क्योंकि हेड पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो सेडिमेंट्स को कैरी आउट करवा देगी एंड वहाँ पर कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद गाइस बात करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की। गाइस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कब ज़्यादा होगी, जब पानी में पोल्यूशन कम है, इसीलिए वहाँ पर क्या होगा, जो सन रेज हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो पाएंगी एंड वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइस हमें पता है कि पोल्यूशन सबसे कम कहाँ पर होता है, हेड ऑफ द रिवर पर, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी वहाँ पर ज़्यादा होगी एंड प्रोडक्टिविटी भी हेड ऑफ द रिवर पर ज़्यादा होगी। एंड गाइस न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर ज़्यादा होंगे, हमने एस्चुरीज वाले लेक्चर में उसके बारे में देखा था। तो गाइस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, अच्छी सनलाइट चाहिए, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए, तो ये कहाँ पर ज़्यादा होगी, हेड ऑफ द रिवर पर। और हमें पता है कि साफ पानी में सन रेज अच्छे से पेनिट्रेट हो पाएंगी, इसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो हमारा हेड ऑफ द रिवर है वहाँ पर सन रेज अच्छे से पेनिट्रेट होंगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है गाइस जो मेराइन इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, उसमें कुछ हमारे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जो खाना बनाते हैं एंड उनके लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो गाइज अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारी रिवर होती है ड्यूरिंग द हेड, उसमें वॉल्यूम कम है तो ऑब्वियसली वहाँ पर रिवर बहुत ही नैरो होती है एज कंपेयर टू द रिवर एट द माउथ। लेकिन गाइज अगर हम लोग बीच की बात करें, मतलब ना हेड ना माउथ, तो वहाँ पर उसकी बेसिकली गाइज जो विड्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज हमारी रिवर में आकर मिल जाती हैं, इसलिए जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो माउथ पर नहीं, एक्चुअली मिडल ऑफ द रिवर में होता है। तो गाइज अभी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सेडिमेंट्स। अभी हमने ये तो देख लिया कि हेड ऑफ द रिवर से सेडिमेंट्स आएंगे एंड वो माउथ ऑफ द रिवर पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें ये देखना है कि बेसिकली उसमें सेडिमेंट्स किस किस तरह के होते हैं। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं जो मटेरियल ऑफ सोल्यूशन होते हैं, मतलब वो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देने वाले, या फिर क्या होगा कि वो पानी के साथ आराम से फ्लो करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद गाइस बात करते हैं मटेरियल ऑफ सस्पेंशन की। सस्पेंशन का मतलब गाइस क्या होता है, वहीं पर रुके रहना।
तो होगा क्या कि हेड ऑफ द रिवर पर जब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो वहां पर तो ये जो सेडिमेंट्स थे वो कैरी आउट होते चले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे रिवर की वेलोसिटी कम होगी तो जो ये हमारे मटेरियल ऑफ सस्पेंशन है ये नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, मतलब बेस ऑफ द रिवर पर कलेक्ट हो जाएंगे। एंड इसमें क्या आती है बेसिकली मड। उसके बाद गाइज हमें पता है कि रिवर्स में कुछ पेबल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड उसे बोला जाता है ट्रैक्शन लोड। मतलब ना तो वो पानी के नीचे बैठते हैं ना ही वो वाटर के साथ फ्लो करते हैं, बल्कि वो अलग से ही दिखाई देते हैं एंड कभी कभी ये बैंक ऑफ द रिवर्स पर स्टक डाउन हो जाते हैं। तो हमने 3 तरह के सेडिमेंट्स के बारे में देखा, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड द ट्रैक्शन लोड। अभी बात करते हैं गाइज इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन की। तो गाइज होगा क्या कि जैसे हमें पता है कि वाटर जब फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो इसी के बेसिस पर गाइज कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि इंक्लूडेड होते हैं इरोजन एंड इसमें इंक्लूड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो कुछ सेडिमेंट्स हैं वो हमारे हेड ऑफ द रिवर से माउथ ऑफ द रिवर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कैसे वहां पर इरोजन हुई, कैसे वहां पर उन सेडिमेंट्स की ट्रांसपोर्टेशन हुई, इसके बेसिस पर कुछ प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस है गाइस कोरेजन और द एब्रेशन। इसमें गाइस होता है जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल मतलब कुछ एनर्जी के कारण, यहाँ पर कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होता। इवन गाइस यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारी रिवर के बैंक्स होते हैं या फिर उसका फ्लोर होता है वहाँ के रॉक्स की ग्राइंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि वहाँ पर विड्थ इंक्रीज हो जाती है रिवर की या फिर रिवर की डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। तो गाइज जब हम लोग वी शेप्ड वैलीज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे आई शेप्ड वैली कर रही थी वर्टिकल कोरेजन, लेकिन जब उसकी लेटरल कोरेजन हुई तो वहां पर वी शेप्ड वैलीज की फॉर्मेशन हो गई। तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज बेसिकली द मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द रॉक्स और द बैंक्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ विच either the width of the river increases or the depth of the river increases। तो इससे गाइज क्या होने वाला है कि अगर तो लेटरल होगी हमारी कोरेजन तो क्या होगी, विड्थ ऑफ द रिवर इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल कोरेजन पर विड्थ ऑफ द रिवर इंक्रीज होगी एंड वर्टिकल कोरेजन पे क्या होगी, डेप्थ ऑफ द रिवर इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइज अगर हम लोग बात करें, हमने देखा था कि कैसे हेड पर जो स्टीप स्लोप्स होती हैं तो वहां पर क्या होगा, वाटर का फ्लो नीचे की तरफ ज्यादा होगा, तो वहां पर वर्टिकल कोरेजन ज्यादा होगी, इसीलिए वहां पर आई शेप्ड वैलीज की फॉर्मेशन भी होती है। तो यहाँ से एक और पॉइंट पता चला कि हेड ऑफ द रिवर पर बनेगी हमारी वर्टिकल कोरेजन, जिसकी वजह से वहां पर डेप्थ ऑफ द रिवर बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद गाइस बात करते हैं माउथ ऑफ द रिवर पर। वहां पर स्लोप्स ज्यादा स्टीप नहीं होती, इवन वहां पर फ्लैट सरफेस होता है, जिसकी वजह से वहां पर होती है हॉरिजॉन्टल कोरेजन, जिसकी वजह से माउथ ऑफ द रिवर पर विड्थ ऑफ द रिवर इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द डेप्थ। तो अभी गाइस बात करते हैं कोरोजन की या फिर सॉल्यूशन की। तो गाइस हमने देखा था कि कोरेजन मतलब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, लेकिन जो हमारी कोरोजन है ये है बेसिकली केमिकल डिसइंटीग्रेशन। तो गाइस मतलब क्या हुआ कि कोरोजन आपको पता है कि जैसे कोई भी आयरन आर्टिकल हो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वहां पर कुछ ना कुछ कोरोजन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो मतलब वो कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस है। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि कोरोजन का मतलब होता है केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सॉल्युबल कंपोनेंट्स, मतलब या तो वो हमारे पानी में प्रेजेंट हो या फिर वो बैंक्स ऑफ द रिवर पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर उनकी केमिकल डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो उसे बोला जाता है कोरोजन या फिर सॉल्यूशन, एंड इससे जो हमारे सेडिमेंट्स बनते हैं उन्हें बोला जाता है मटेरियल ऑफ द सॉल्यूशन, एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है लाइमस्टोन। उसके बाद गाइस बात करते हैं हाइड्रोलिक एक्शन की। गाइस हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वाटर, मतलब पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो कुछ चीजों को अपने साथ फ्लो करवाना शुरू हो गया। गाइज इवन अगर हम लोग देखें कि फर्श पर अगर कभी भी पानी गिर जाए तो एक जगह से जो डस्ट होती है वो वहां से क्लियर होकर आगे की तरफ मूव हो जाती है। तो अगर ऐसा एक्शन हमारे रिवर वाटर के कारण होता है तो उसे बोला जाता है हाइड्रोलिक एक्शन,
एंड इसकी वजह से क्या होता है गाइस, जो हमारे बैंक्स ऑफ द रिवर होते हैं उनकी इरोजन हो जाती है एंड वो सेडिमेंट्स धीरे धीरे हमारी रिवर के साथ फ्लो करते हुए माउथ ऑफ द रिवर पर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देती है एंड इवन वहाँ पर डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बन जाते हैं। तो हमने देखा कोरेजन का मतलब क्या था, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, कोरोजन का मतलब था केमिकल डिसइंटीग्रेशन एंड हमारे हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब क्या है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर। अभी गाइस बात करते हैं एट्रीशन की। तो गाइज ये बेसिकली होता है, आपको पता होगा कि रिवर में बहुत ही डिफरेंट तरह के पेबल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब रॉक्स लगा लीजिए, जैसे कि आपने कोस्टल एरियाज में देखा होगा। तो होता क्या है कि जो ये हमारे रॉक्स होते हैं ये आपस में टकराते रहते हैं, तो जो इनके शार्प एजेस होते हैं ना गाइज वो खत्म हो जाते हैं एंड धीरे धीरे जो ये रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, ये राउंड शेप में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिवर की स्पीड कम होती जाती है तो ये एक जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं एंड ये जनरली मिलते हैं हमारे कोस्टल एरियाज में, क्योंकि वहाँ पर गाइज हमारी जो रिवर की वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये हैं गाइज कुछ एग्जाम्पल्स हमारी वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस की। तो गाइज होगा क्या, इवन जो ये मैटर्स हैं, पेबल्स हैं, ये डाउनवर्ड्स भी सेटल हो सकते हैं, मतलब एट द बेस ऑफ द रिवर भी सेटल हो सकते हैं एंड एट द बैंक ऑफ द रिवर भी सेटल हो सकते हैं, जहां पर हमारे कोस्टल एरियाज की फॉर्मेशन हो सकती है। तो गाइज अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करने वाले हैं फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में एंड फ्लूवियल डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। So if you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you.